गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन विद्याश्रम ई लर्निंग प्रोग्राम। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था हमने इससे पहले वाली क्लास में, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में हमने प्रीवियस क्लास में जो भी पढ़ा था उसको हम क्विक रिवीजन के फॉर्म में बता देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि दो तरीके की एनर्जी होती है, एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक होती है केमिकल एनर्जी, यानी वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। इन दोनों ऊर्जा का आपस में इंटर कन्वर्जन क्या होता है, रिलेशंस इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, इनकी स्टडी अपन केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं उसको अपन ने क्या कहा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा था। अब नेक्स्ट देखिएगा कि ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जो इन दोनों एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट करता है। उस डिवाइस को अपन ने कहा था सेल, और सेल भी दो टाइप्स के बताए थे अपन ने। दो टाइप्स के सेल अपन ने कौन कौन से पढ़े थे, एक तो पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और एक बताया था आपको दूसरा सेल कौन सा बताया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये दो सेल अपन ने पढ़े थे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, जिसमें से अपन किसका बारे में पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। यानी ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको अपन ने क्या कहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके अलावा इस सेल को अपन ने और भी नाम दिए थे, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल, जिसे हमें अपन ने डेनियल सेल पे क्या पढ़ा था, एग्जांपल पढ़ा था। तो ये हमने इससे पीछे की क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसको अपन गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आपको बताया था कि इसमें दो हाफ सेल होते हैं, दोनों हाफ सेल में अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं जो उसी के किसी इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे हुए होते हैं। दोनों को वायर से जोड़ देते हैं और उसको कंप्लीट करने के लिए उल्टे यू आकार की नली लगाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। तो ये तो हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक सेल इक्वेशन यानी सेल डायग्राम के द्वारा कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो अगला हमारा टॉपिक होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल, कि गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन अपन किस तरीके से करते हैं। तो नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल अगर हम पढ़े तो इस एक गैल्वेनिक सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सेल डायग्राम के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका पहला जो पॉइंट है वो ये है कि किसी भी गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ हमेशा किसको लिखना होगा, एनोड को। यानी कोई भी सेल का सेल डायग्राम अगर हम लिखें तो हमेशा बाईं तरफ किसको लिखना होगा, कैथोड को, और RHS यानी राइट हैंड साइड में आप किसको लिखोगे, कैथोड को। चलो, ये तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि हम लेफ्ट हैंड साइड में एनोड को लिखेंगे और राइट हैंड साइड में किसको लिखेंगे, कैथोड को लिखेंगे। अब एनोड और कैथोड को लिखने का तरीका क्या है। दूसरा तरीका है कि हम अगर एनोड को लिखें तो एनोड को कैसे लिखेंगे। अब बताइएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है यानी ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है तो कोई भी धातु किसमें बदलता है, धातु के आयन में। तो ये किसका तरीका होता है, एनोड को लिखने का। क्यों, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में कोई भी मेटल किसमें कन्वर्ट होता है, आयन में। तो आपको एनोड को लिखने के लिए क्या करना है, पहले मेटल लिखना है, फिर वो आयन लिखना है जिसमें वो मेटल कन्वर्ट होता है, और फिर दोनों को एक वर्टिकल लाइन के द्वारा क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। और जो भी आयन आए उस आयन के आगे ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में उसकी क्या लिखनी है, कंसंट्रेशन राइट करनी है। ये तरीका किसको हो गया, एनोड को लिखने का। फिर हम कैथोड को किस तरीके से लिखते हैं। तो कैथोड को लिखने का देखिएगा तरीका क्या है कि कैथोड
पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन होगा तो कैथोड को लिखने के लिए सबसे पहले आप वो मेटल आयन लिखिएगा जो रिड्यूस होता है। मेटल आयन किसमें रिड्यूस होता है, मेटल में, और मेटल आयन के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में उसकी क्या लिखी जाती है, कंसंट्रेशन। तो ये तो एनोड को लिखने का तरीका है, पहले धातु फिर धातु का आयन, और दोनों को सेपरेट आउट करेंगे वर्टिकल लाइन के द्वारा। कैथोड को लिखने का तरीका है, पहले धातु का आयन फिर धातु, और धातु आयन के साथ हमेशा चाहे एनोड हो और कैथोड छोटे कोष्ठक में उसकी क्या लिखी जाती है, सांद्रता। अब चौथा स्टेप ये रहा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल में एनोड और कैथोड का के जो दोनों सेल होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यानी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, अपन लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु। तो अब देखिएगा नेक्स्ट अगला तरीका क्या है कि आप एनोड और कैथोड के बीच में दो वर्टिकल लाइन के द्वारा किसको रिप्रेजेंट करोगे, सॉल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु को क्या करोगे, प्रदर्शित करोगे। तो ये तरीका होता है एक गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करने का, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, डेनियल सेल के एग्जांपल से, कि डेनियल सेल की अपन इक्वेशन लेते हैं, फिर उस इक्वेशन के बेसिस पे उसका सेल डायग्राम लिखते हैं। तो सिंपल सा है, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड लिखिएगा, राइट हैंड साइड में कैथोड लिखिएगा, दोनों के बीच सॉल्ट ब्रिज को दो पैरेलल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो अब नेक्स्ट अपन डेनियल सेल के लिए किस तरीके से सेल डायग्राम लिखते हैं वो अपन देखते हैं यहाँ पे। तो रिप्रेजेंटेशन या सेल डायग्राम फॉर डेनियल सेल। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेल डायग्राम ऑफ डेनियल सेल। सेल डायग्राम ऑफ डेनियल सेल यानी डेनियल सेल का सेल आरेख। सेल आरेख के पहले अपन लिखते हैं कि डेनियल साल में होने वाली कंप्लीट यानी संपूर्ण अभिक्रिया क्या है। डेनियल सेल में होने वाली संपूर्ण अभिक्रिया, कंप्लीट रिएक्शन। बताइए क्या रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन होती है डेनियल सेल में। डेनियल सेल में आपको पता है जिंक एनोड की तरह बिहेव करता है, कॉपर कैथोड की तरह बिहेव करता है। अगर जिंक एनोड की तरह बिहेव करेगा तो जिंक ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 आयन में, और कॉपर रिड्यूस हो जाएगा Cu में। अब ये तो हो गई डेनियल सेल की ओवरऑल रिएक्शन। अब डेनियल सेल की ये जो ओवरऑल रिएक्शन है इसको अपन सेल आरेख यानी सेल डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करें। तो आपको जैसा अभी मैंने बताया कि सेल डायग्राम को राइट करते समय सबसे पहले हमें एनोड लिखना होगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम एनोड लिखेंगे तो सबसे पहले Zn। अब क्या पता चलेगी कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है, क्यों, क्योंकि आपको रिएक्शन दे दी। अब बहुत से को तो ये नहीं पता कि रिएक्शन से कैसे पता लगाएं कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड। तो देखिएगा यहाँ पे Zn रिएक्शन के बाद किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में। अगर कोई भी मेटल रिएक्शन के बाद आयन में कन्वर्ट हो रहा है इट्स मीन उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और कोई भी मेटल का आयन अगर रिड्यूस हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन यानी कि अपचय। तो यहाँ पे Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जिस भी मेटल इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमेशा क्या कहलाता है, एनोड। तो यहाँ एनोड किसका बना हुआ है, जिंक का। तो एनोड लिखने के लिए पहले Zn लिखेंगे, फिर वर्टिकल लाइन लिखेंगे, फिर Zn किसमें कन्वर्ट हुआ है, Zn+2 में, और इसके साथ स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, उसकी कंसंट्रेशन। उसके बाद में अपन कैथोड को लिखेंगे, कैथोड है Cu+2 ब्रैकेट में इसकी कंसंट्रेशन, और ये रिड्यूस हो किसमें रिड्यूस हो गया, कॉपर में। तो अब ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। इन दोनों को अपन सेपरेट आउट कैसे करेंगे, एक वर्टिकल लाइन के द्वारा। तो इस तरीके से ये डेनियल सेल का क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया कि डेनियल सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम एनोड लिखेंगे, फिर हम कैथोड लिखेंगे, और दोनों को सेपरेट आउट करेंगे एक वर्टिकल लाइन के द्वारा जो रिप्रेजेंट करेगी सॉल्ट ब्रिज को। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी भी डेनियल सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो कई बार एग्जाम के अंदर ये इजी सा क्वेश्चन यही आ जाता है
कि राइट द सेल डायग्राम ऑफ डेनियल सेल या राइट द कंप्लीट रिएक्शन विच टेक प्लेस इन डेनियल सेल, कि डेनियल सेल में होने वाली संपूर्ण अभिक्रिया लिखिए या डेनियल सेल को सेल आरेख के द्वारा प्रदर्शित कीजिएगा। अब इसके बाद जो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा इलेक्ट्रोड विभव यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो ये आप सेल आरेख या सेल डायग्राम में आपको एक सेल और दे रहा हूं, इसको भी आप सेल डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कीजिएगा। इसको भी आप सेल डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करके लिखिएगा, इसकी ट्राई कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब नेक्स्ट देखिएगा जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल विभव। सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल विभव क्या होता है इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे एक डायग्राम के द्वारा। हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर हम एक मेटल का इलेक्ट्रोड लेते हैं और उसका इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। ये कोई मेटल का इलेक्ट्रोलाइट है जिसके अंदर मेटल के आयन प्रेजेंट है और ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है। अब देखिएगा यहाँ पे तीन तरह की कंडीशन बनती है। यहाँ पे क्या बन सकती है, तीन तरह की कंडीशन बन सकती है कि एक तो हमने एक कंटेनर के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड को क्या किया, हमने डिप किया। तीन कंडीशन क्या क्या बन सकती है देखिएगा। पहली कंडीशन, ये मेटल का आयन स्ट्राइक करे जाके मेटल के इलेक्ट्रोड से। अगर मेटल का आयन मेटल के इलेक्ट्रोड से जाके स्ट्राइक करता है और यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है तो उस कंडीशन को अपन कह देते हैं कि ये कैसा इलेक्ट्रोड है, नल इलेक्ट्रोड है। न तो इलेक्ट्रोड से कोई आयन ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन के अंदर आता है, न सॉल्यूशन से कोई आयन रिड्यूस होकर मेटल पे क्या होता है, डिपॉजिट होता है। तो इस कंडीशन में अपन कहेंगे कि इस इलेक्ट्रोड पे कोई भी अभिक्रिया नहीं हो रही है, इसको अपन नल इलेक्ट्रोड या शून्य इलेक्ट्रोड कह देंगे। दूसरी कंडीशन देखिएगा क्या हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो मेटल का इलेक्ट्रोड है या जो मेटल की रोड है, इस मेटल की रोड से मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज होके कहाँ आ जाए, इस विलियन के अंदर आ जाए। तो अगर मेटल ऑक्सीडाइज होकर इस विलियन के अंदर आ जाता है तो हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे ये मेटल यहां से इस रोड से मेटल कहाँ आता जाएगा, इस विलियन में यानी सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ डिपॉजिट होता जाएगा, रोड पे। तो धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन बनेगी देखिएगा कि मेटल से आयन कहाँ आते जाएंगे, इस सॉल्यूशन में, और रोड कैसी हो जाएगी, उस पर डिपॉजिट होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ रोड कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, और सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा, पॉजिटिव। तो अब देखिए यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो गया, आवेश पृथक्करण हो गया। इसको अपन विभव में अंतर कहते हैं। यहाँ पे ये विभव में अंतर यानी चार्ज सेपरेशन या पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ क्या कि ये जो मेटल की रोड थी, इस मेटल की रोड से मेटल एटम ऑक्सीडाइज हुआ और कहाँ आ गया, सॉल्यूशन में। तो आयन तो कहाँ आ गया, सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रह गया, रोड पे। तो इलेक्ट्रॉन रोड पे होने के कारण धीरे धीरे ये रोड कैसी होती गई, मेटल कहाँ आ गया, सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन कहाँ डिपॉजिट होते गए, रोड पे। तो रोड कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज, सॉल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो इस कंडीशन में यहाँ पे इस मेटल के इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में, यानी इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन या विलियन है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, उसी को अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब एक कंडीशन और हो सकती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। यहाँ पे क्या हुआ कि मेटल के आयन में कन्वर्ट हुआ और साथ में जो इलेक्ट्रॉन थे ये कहाँ डिपॉजिट हो गए, ये रोड पे, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन तो कहाँ डिपॉजिट हुए, इसमें इलेक्ट्रोड पे, और ये कहाँ आ गया, सॉल्यूशन में। तो इस कंडीशन में यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड के बीच में और उसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, जिसी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब एक कंडीशन देखिएगा यहाँ पे और बन सकती है। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, तो नेक्स्ट कंडीशन को समझाने के लिए
में यहाँ पे इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं अपन। जो नेक्स्ट अगली कंडीशन है, ये कंडीशन में तो अपन ने क्या देखा कि चार्ज में सेपरेशन कैसे हुआ कि मेटल की रोड से मेटल आयन ऑक्सीडाइज हुआ और कहाँ आ गया, सॉल्यूशन में। ये प्रोसेस चलती रही, धीरे धीरे मेटल से मेटल एटम निकलता रहा, सॉल्यूशन में आता रहा, और वो जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ वो रोड पे डिपॉजिट होता रहा। तो धीरे धीरे मेटल की रोड क्या हो गई, नेगेटिव, और सॉल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब जो तीसरी कंडीशन बनती है वो देखो क्या होती है। तीसरी कंडीशन में ये होता है कि हम वही एक मेटल का इलेक्ट्रोड उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, डिप करते हैं। अब इस सॉल्यूशन के अंदर मेटल के आयन उपस्थित हैं, ये मेटल की रोड है। तो अब यहाँ पे ये जो मेटल है, इस मेटल की टेंडेंसी ऐसी है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, रिड्यूस होता है। तो अब ये जो विलियन यानी सॉल्यूशन में उपस्थित मेटल के आयन है, ये क्या करेंगे, इस रोड से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और जाके इस रोड पे क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो जब इस सॉल्यूशन में से पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल पे रिड्यूस होता रहेगा, तो इस सॉल्यूशन में बताओ कौन से आयन बढ़ गए। ये आपको पता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसमें पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट है और नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आयन क्या कर रहे हैं, रोड से इलेक्ट्रॉन गेन करके रोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो सॉल्यूशन में से कौन से आयन बचे, नेगेटिव। तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज, और रोड से इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है तो रोड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई, तो इस पे कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। तो यहाँ भी देखो चार्ज सेपरेशन हो गया, रोड कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो सॉल्यूशन या विद्युत अपघट्य का विलयन है ये कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है उसी को अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि एक हाफ सेल के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेटअप होता है या सेल विभव होता है। कैसे, एक हाफ सेल में मेटल के इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यानी सेल विभव क्या होता है, किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड और उसके आयनों के मध्य जो विभव का अंतर होता है उसी को अपन सेल विभव कहते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का हो सकता है। तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन में अपन ने क्या देखा, तीसरी कंडीशन में ये हुआ कि जो सॉल्यूशन के अंदर धातु के आयन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिए, मेटल की रोड से, और मेटल के फॉर्म में रिड्यूस हो गए वो इलेक्ट्रोड पे जाके। ये कहाँ प्रेजेंट थे, सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रॉन इसने कहाँ लिए, रोड से, और ये कहाँ डिपॉजिट हो गया, इलेक्ट्रोड या रोड पे। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेटअप हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसको अपन कह देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसको अपन कह देंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं। एक को अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि ऑक्सीकरण विभव कहेंगे, इसको अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण विभव, और इसको अपन क्या कहेंगे, अपचयन विभव। अब एक चीज देखिएगा कि ऑक्सीकरण विभव तो कब होता है, अपचयन विभव कब होता है। तो अब घूम फिर के बात ये आई, इतना हमने समझा, तो इसका छोटा सा कंक्लूजन कर देते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल विभव होता क्या है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक जो सेल होता है उसमें दो अलग अलग पात्र या अलग अलग सेल होते हैं। इसको अपन एक अर्ध सेल मान लिया यानी कि हाफ सेल कह दिया। और आपको पता है हर अर्ध सेल या हाफ सेल में क्या होता है, एक धातु का यानी मेटल का इलेक्ट्रोड उसके किसी विद्युत अपघट्य में यानी इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ रहता है। तो अब यहाँ पे अगर हम एक अर्ध सेल की बात करें तो उस मेटल के इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी चार्ज सेपरेशन होता है
चार्ज का डिफरेंस आता है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके से बन सकता है। यदि उस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, और यदि उस हाफ सेल में रिडक्शन हो तो इसको अपन क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का होता है। तो अगर अब आपको एग्जाम में मान लो डेफिनेशन पूछ ली जाए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो द पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन द, तो अपन इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन metal electrode, between metal electrode and its electrolyte solution ion, electrolyte ion is called potential, is called electrode potential। यानी कि किसी भी अर्ध सेल में धातु के इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य के आयनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का होता है, एक होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा होगा रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम ऑक्सीकरण विभव कहेंगे और इसको अपन अपचयन विभव कहेंगे। अब एक चीज देखिएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसको रिप्रेजेंट किया जाता है E ऑक्सीडेशन से, और रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है E रिडक्शन पोटेंशियल से। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दो टाइप का हो गया, यदि किसी हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो उसमें सेटअप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण विभव E ऑक्सीडेशन, और यदि किसी सेल में अपचयन हो रहा हो तो उसमें जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है, सेल इलेक्ट्रोड विभव बनता है, उसको अपन क्या कहेंगे, अपचयन विभव। यहाँ पे अपन सॉरी ये गलत लिख दिया, इसको इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी किसी हाफ सेल में मेटल के इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में को अपन E से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उस सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो इसको E ऑक्सीडेशन, अगर उसमें रिडक्शन हो रहा हो तो हम इसको क्या कहेंगे, E रिडक्शन। अब जो नेक्स्ट है वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब एक चीज देखिएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। यहाँ पे जहां भी कोई वर्ड लग जाए स्टैंडर्ड, इसका मतलब हमने कोई मानक या स्टैंडर्ड कंडीशन रखी है। यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन के रूप में हमने क्या रखा है कि टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए, 298 केल्विन, और सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए, 1 m। ये दो कंडीशन अपन स्टैंडर्ड कंडीशन रखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब कहलाएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई एक मेटल का इलेक्ट्रोड है और उस मेटल के इलेक्ट्रोड का
उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपन लिख दें, जैसे मान लो ई ऑक्सीडेशन, ठीक है, और एक होगा ई नोड ऑक्सीडेशन। तो एक मेटल के इलेक्ट्रोड का ई ऑक्सीडेशन किसी भी कंसंट्रेशन पे या टेम्परेचर पे होता है, और ई नोड ऑक्सीडेशन होता है जब टेम्परेचर कितना हो जाए 298 केल्विन, और उस मेटल के इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाए 1 m। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव कब कहते हैं कि जब when the temperature is 298 Kelvin and the concentration of electrolyte solution is 1 m, then the electrode potential is called standard electrode potential। इसको अपन SEP कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कब कहेंगे कि जब टेम्परेचर कितना हो जाए 298 केल्विन और कंसंट्रेशन कितनी हो जाए 1 m, उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है ई नोड से, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में अंतर इतना ही होता है कि इलेक्ट्रोड विभव आपको किसी भी कंसंट्रेशन या टेम्परेचर पे जो विभव अंतर होता है वो इलेक्ट्रोड विभव, और मानक इलेक्ट्रोड विभव कब कहेंगे जब ताप कितना हो 298 और सांद्रता कितनी हो विद्युत अपघट्य विलयन की 1 m। अब एक चीज और देखिएगा, किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड के लिए यानी किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड के लिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा इक्वल होता है। ये एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ई नोड ऑक्सीडेशन और ई नोड रिडक्शन, एक मेटल के इलेक्ट्रोड के लिए उसका ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव यानी ई नोड ऑक्सीडेशन और ई नोड रिडक्शन हमेशा इक्वल होता है, दोनों में सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। जैसे यदि मैं कहूं कि जिंक के लिए ई नोड ऑक्सीडेशन -0.76 वोल्ट है तो इसका ई नोड रिडक्शन बताओ, तो देखो इसका ई नोड रिडक्शन सेम होगा, सिर्फ साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड के लिए उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव दोनों के मान बराबर होते हैं, लेकिन उनके चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अब एक और चीज कि हम जो भी कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या कोई भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनमें से किसको माना गया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को या रिडक्शन पोटेंशियल को। आपको ये कहा जाए किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ये है, तो जहां भी मानक इलेक्ट्रोड विभव वर्ड यूज किया गया है तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा उस मेटल का आपको अपचयन विभव यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, न कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जहां भी किसी मेटल के इलेक्ट्रोड के लिए क्या वर्ड यूज होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हमेशा जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है यानी कि अपचयन विभव होता है उसी को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मानक इलेक्ट्रोड विभव मानते हैं। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कि एक हाफ सेल में एक मेटल के इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो चार्ज सेपरेशन के कारण डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और ये चार्ज सेपरेशन कैसे होता है, मैंने आपको 3 कंडीशन बताई कि हो सकता है उस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में कोई रिएक्शन ही नहीं हो, या हो सकता है उस सेल के अंदर उस इलेक्ट्रोड से मेटल ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आ जाए और अपना इलेक्ट्रॉन रोड पे छोड़ जाए, तो धीरे धीरे रोड नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाएगा, तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए हम उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी ऑक्सीकरण विभव। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि किसी हाफ सेल यानी अर्ध सेल में विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के आयन रोड से इलेक्ट्रॉन को गेन करें और रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाए, तो धीरे धीरे उस सॉल्यूशन में से पॉजिटिव आयन कम हो जाएंगे तो सॉल्यूशन नेगेटिव बन जाएगा, रोड में से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है इसलिए रोड पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से 3 कंडीशन बनती है, उनमें से एक अगर किसी सेल में ऑक्सीकरण हो रहा है तो हम उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
और जिसमें रिडक्शन हो रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल। वो कंप्लीट सेल के लिए होता है और ये किसके लिए होता है, हाफ सेल के लिए होता है। तो आप इसको एक बार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक लिख लीजिएगा कि फॉर a metal electrode the value of oxidation potential and reduction potential in as well equal but their sign are opposite। तो ये आप एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा अपना अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल। किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव क्या होता है। इससे पहले अपन ने जो वर्ड पढ़ा वो था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये है सेल पोटेंशियल। तो अब हमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल में डिफरेंस जानना होगा। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक हाफ सेल के अंदर मेटल के इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में क्रिएट होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लेकिन सेल पोटेंशियल क्या होता है, हम यहाँ पे दो अलग अलग हाफ सेल लेते हैं। इसमें एक मेटल का इलेक्ट्रोड है, इसमें भी एक मेटल का इलेक्ट्रोड है। इन दोनों को वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिएगा इसके अंदर सेल पोटेंशियल या ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। सबसे पहले विद्युत वाहक बल या सेल विभव को अपन कब पढ़ते हैं, जब सर्किट ओपन हो। सर्किट क्या हो, ओपन हो, यानी विद्युत परिपथ खुला हो। यहाँ पे अपन ने लवण सेतु नहीं लगा रखा है, सर्किट क्लोज नहीं है, ओपन है। तो जब सर्किट ओपन हो उस कंडीशन में दोनों हाफ सेल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अब दोनों हाफ सेल में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, देखिएगा यहाँ पे आपको पता है ये ऑक्सीडेशन वाला सेल है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वो रिडक्शन वाला सेल है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इन दोनों सेल के यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, इस सेल में इन दोनों हाफ सेल के पोटेंशियल डिफरेंस, या ये एक कंप्लीट सेल है, इसमें इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, सेल पोटेंशियल कहलाएगा। यानी द सेल पोटेंशियल या द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। एक विद्युत रासायनिक सेल में दोनों अर्ध सेल के मध्य जो विभव का अंतर होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब इन दोनों सेल में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, देखिएगा यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इसके कारण इसमें कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, फ्लो, और यहाँ जो इसका आयन है ये इस रोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये रोड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से इस सेल और इस सेल में जो चार्ज सेपरेशन हो जाता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल कहते हैं। कभी भी ध्यान रखना, किसी भी सेल के लिए अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आए, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आए तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, और सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ रही है, इट्स मीन वो सेल क्या नहीं हो रहा है, उसमें होने वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो रही है। तो अब देखिएगा ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल क्या है। The potential difference between two half cell of a electrochemical cell is called cell potential. The potential difference between two half cell in a electrochemical cell is called cell potential या electromotive force। अब आपको किसी सेल में, ये तो मतलब हमने
एक एक्सपेरिमेंटली समझा है कि अपन ने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले रखा है, उसमें दो हाफ सेल हैं, तो दोनों हाफ सेल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि आपको पता है एक सेल वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और एक सेल वाला इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा उसी को अपन क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। इस सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, अपन मैथमेटिकली इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला है E नॉट सेल यानी सेल पोटेंशियल, या इसी को अपन EMF भी कहते हैं, कि किसी भी सेल का EMF हमें कैलकुलेट करना हो या E नॉट सेल या सेल विभव निकालना हो, तो उस सेल के E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कई बार इस पे बहुत ही इजी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछ ली जाती है कि आपको किसी भी सेल का EMF या सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल या EMF कैलकुलेट करना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है कि E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूं कि आपको एक डैनियल सेल दिया गया है, उसमें होने वाली रिएक्शन दी हुई है, और इसके लिए आपको E नॉट की वैल्यू दी हुई है, E नॉट Zn+2 से Zn इक्वल टू 0.76 वोल्ट माइनस में, और E नॉट Cu+2 से Cu इक्वल टू दी गई है 0.34 वोल्ट, और आपको कहा गया इस सेल का EMF या फिर सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको एक ये सेल अभिक्रिया दी गई है, इस सेल अभिक्रिया में आपको दिया गया है कि जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड है उसका अपचयन विभव दिया गया है यानी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, और कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। तो फॉर्मूला बहुत इजी है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, यानी जो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है उसमें से आप एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस कर दीजिएगा तो आपको E नॉट सेल ऑब्टेन हो जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया गया है वो ऑक्सीकरण विभव है यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है। कभी भी इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय एक बात ध्यान रखना, हमेशा हमें इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है यानी अपचयन विभव लेना है। अब कैसे पता चले कि अपचयन विभव दिया गया है या ऑक्सीकरण विभव, तो यहाँ देखो आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल में, आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल में, तो आपको जिंक वाले इलेक्ट्रोड का भी क्या दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये कैसे पता चला, फिर देख लो, अगर यहाँ मेटल आयन में कन्वर्ट होता तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल में, आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल में। तो जब आयन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, आपको इन वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं करना है, ऐसी की ऐसी वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट अप कर दीजिएगा और सेल का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो E नॉट सेल इक्वल टू क्या होगा, E नॉट कैथोड। तो अब इनमें से एक चीज और देखनी है, ये आपको दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन विभव के मान दे रखे हैं, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। तो कैथोड और एनोड को पहचानने के तीन तरीके हैं, या तो आपको सेल रिएक्शन दी हुई है तो आप उससे आइडेंटिफाई कर लो, यहाँ पे आपको सेल की अभिक्रिया दी हुई है, सेल की अभिक्रिया से ये क्लियर हो रहा है कि Zn+2 में बदल रहा है, इसका मतलब जो जिंक वाला है वो क्या है, एनोड, और यहाँ पे कॉपर आयन कॉपर में बदल रहा है तो ये क्लियर है कॉपर वाला क्या है, कैथोड। तो अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि Zn+2 Zn वाला एनोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल है और ये कैथोड के लिए है,
तो फॉर्मूला क्या है, कैथोड वाले में से एनोड वाले को माइनस करना है। मान लो आपको ये सेल रिएक्शन नहीं दी हुई आती, आपको ये सेल रिएक्शन नहीं दी हुई आती और अब आपको कहा जाता कि इस सेल का ईएमएफ निकालो। आपको और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ ऐसा क्वेश्चन ही दिया हुआ है। मैं आगे ये कैसे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, आपको रफली बता रहा हूँ कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। नेक्स्ट मान लो आपको सिर्फ इतना सा दिया हुआ होता कि एक सेल में एक सेल के लिए 2 इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव के मान निम्न प्रकार हैं। उस सेल का सेल विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिएगा। सिर्फ आपको ये 2 वैल्यू दे रखी है और इस वैल्यू से आपको सेल का ईएमएफ या सेल पोटेंशियल निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे। अगर आपको सिर्फ इनकी वैल्यू से वैल्यू निकालनी है तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, ई नोड सेल इक्वल टू ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। अब वैल्यू आपको दी हुई है और दोनों ही वैल्यू, पहले तो ये देख लो अपचयन विभव की है क्या, बिल्कुल है, यही रखनी है, नहीं हो तो उसको साइन चेंज करके कन्वर्ट कर लेना है। लेकिन अब पता क्या चले कि यहाँ कैथोड की जगह कौन सी वैल्यू रखें और एनोड की जगह कौन सी वैल्यू रखें, यहाँ से तो हमें कोई पता नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ भी आयन मेटल में बदल रहा है, आयन मेटल में बदल रहा है, तो यहाँ से पता नहीं चल रहा कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। अब कैसे पहचाने, तो अब पहचानोगे आप इस वैल्यू से। देखो सीधी सी बात है, याद करने का तरीका आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था लॉन्ग। एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, एनोड कैसा होता है, नेगेटिव। तो जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव वो एनोड है। आपको सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया गया है, तो आप कैसे पहचानोगे कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड। तो बताओ एनोड कैसा होता है, नेगेटिव। तो जिसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो एनोड होगा। तो अब हमें यहाँ बताया नहीं गया है लेकिन वैल्यू से पता चल गया, ये वैल्यू क्या है, माइनस में 0.76, ये है प्लस में 0.34। तो माइनस वाला क्या हो गया, एनोड, और प्लस वाला क्या हो गया, कैथोड। तो इजीली अपन वही फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करके लिख देंगे। फॉर्मूला क्या हो गया, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। तो अब यहाँ पे देखिएगा इन दोनों में से कैथोड कौन सा है, ये 0.34 वाला। हालांकि दोनों की ही रिडक्शन पोटेंशियल है लेकिन वैल्यू से पता चल रहा है ये माइनस में है, माइनस वाला एनोड, और अगर वैल्यू प्लस में या ज्यादा होगी वो क्या होगा, कैथोड। तो यहाँ क्या आ गया, 0.34 माइनस 0.76, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 0.34 प्लस 0.76 इक्वल टू 1.101। तो ये होता है किसी भी सेल के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल। देखिएगा आज हमने 2 टर्म पढ़ी, एक पढ़ी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक सिर्फ हाफ सेल के लिए अगर हम वर्ड यूज करते हैं तो वो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और पूरे सेल के लिए अपन जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है सेल पोटेंशियल। पूरे सेल में पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में सेटअप होता है, दोनों हाफ सेल के लिए, हाफ सेल के बीच में, और एक हाफ सेल में पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में सेटअप होता है, मेटल के इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में। तो सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको पता क्या चले कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। तो 3 तरीके से क्वेश्चन आता है, या तो सेल रिएक्शन आएगी, तो सेल रिएक्शन से इजीली जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड, या आपको ऐसे सेल डायग्राम दिया हुआ आएगा, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब फिर नीचे ये वैल्यू दी हुई हो तो अब भी आप आराम से पहचान सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड और राइट हैंड साइड वाला कैथोड। तो इट्स मीन ये वैल्यू एनोड की है और ये वैल्यू कैथोड की है। नेक्स्ट मैंने बताया कि आपको न तो ये रिएक्शन दे रखी हो, न आपको सेल डायग्राम दे रखा हो, सिर्फ आपको ये वैल्यू दे रखी हो, तो जिसकी वैल्यू नेगेटिव में वो एनोड और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में वो कैथोड। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में अपन कल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
के बाद पोटेंशियल डिफरेंस एक छोटा सा टॉपिक है, और एक पढ़ेंगे SHG स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फिर एक छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे किसी भी सेल के लिए सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करना। थैंक यू सो मच।